आज का हमारा विषय है राज्यों के उद्देश्य और कार्यों के संबंध में उदारवाद। उदारवाद के दो रूप हैं, परंपरागत उदारवाद, आधुनिक उदारवाद। परंपरागत उदारवाद के जन्म प्रतिपादक रहे हैं लॉक और जे.एस. मिल। उन्होंने इसके मूल सिद्धांत बताए हैं। नागरिक स्वतंत्रता पर बल। नागरिक स्वतंत्रता शासकीय शिष्टाचारिता का विरोध करते हैं। कथन है कि व्यक्तियों का नहीं वरन कानून का प्रभुत्व होना चाहिए। मध्ययुग की सामंती व्यवस्था में सामंत वर्ग के वर्गीय विशेषाधिकारों का बोलबाला था। वित्तीय स्वतंत्रता। मध्य युग में निरंकुश शासकों द्वारा अनेक प्रकार जनता मनमाने कर लगा दिए जाते थे। अतः नागरिक चेतना के उद्देश्य के साथ वाद में बल दिया गया कि नागरिकों उनके प्रतिनिधियों की इच्छा बिना कोई कर नहीं लगाए जाए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उदारवादियों के द्वारा सदैव ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहुत अधिक बल दिया गया। उनके द्वारा शासकीय धार्मिक निरंकुशता का विरोध करते हुए उन बातों का प्रतिपादन किया कि व्यक्ति को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में अंतर्गत स्वयं अपने संबंध में निर्णय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होना चाहिए। सामाजिक स्वतंत्रता। उदारवादी चिंतन में सामाजिक स्वतंत्रता पर भी विशेष महत्व रहा है। सामाजिक स्वतंत्रता अर्थ है कि जन्म, संपत्ति, वर्ण, जाति, लिंग के आधार पर व्यक्ति को कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। परंपरा उदार के संदर्भ में आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्तियों के आर्थिक जीवन उनके द्वारा संचालित उद्योग व्यापार में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। पारिवारिक स्वतंत्रता। इसका अर्थ यह है स्त्रियों को विशेषकर विवाह तथा संपत्ति के क्षेत्र पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त होने चाहिए। जातीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता। उदारवादी विचार राष्ट्र को आत्मनिर्भर के सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे और भौगोलिक और प्रशासन के दोनों क्षेत्रों में स्वशासन के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता। उदारवाद राज्य द्वारा दूसरे राज्य के विरुद्ध बल प्रयोग करने का विरोधी रहा। इसका विचार है कि शांति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर कार्य किए जाने चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता। उदारवाद की सबसे बड़ी विशेषता सर्वोच्च देन कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने का नाम ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। आधुनिक उदारवाद का जन्मदाता। ग्रीन को आधुनिक जनतांत्रिक उदारवादी विचारधारा का प्रतिनिधि विचारक कहा जा सकता है। उसके द्वारा राज्य के हस्तक्षेप पर बल देने, परंपरागत उदारवाद और राज्यों के दैवीय स्तर प्रदान करने वाले हिगलवादी आदर्श दोनों को अस्वीकार करते हुए औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए जनतंत्रात्मक उदारवाद का प्रतिपादन किया गया। ग्रीन आदर्शवादी होने के साथ साथ उदारवादी दृष्टि से कि उसने राज्य को कभी भी एक साध्य नहीं माना। ग्रीन के अनुसार राज्य एक साध्य की प्राप्ति का साधन मात्र और साध्य है राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के पूर्ण नैतिक विकास। ग्रीन बार बार इस बात पर बल देता है कि संस्थाओं का अस्तित्व व्यक्ति के लिए होता है, व्यक्तियों का अस्तित्व संस्थाओं के लिए नहीं। ग्रीन की स्वतंत्रता की धारणा में भी हीगल से भिन्न है। उसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को सर्वोपरि महत्व प्रदान किया गया। विचार ग्रीन का विचार है कि व्यक्ति को अपने अंतःकरण की मांग पर राज्य की सत्ता का विरोध कर सकता है। ग्रीन का विचार उदारवादी धारणा के अनुरूप है। उदारवाद की आलोचना। परंपरागत उदारवाद की तो लगभग उसी प्रकार से आलोचना की जाती है जिस प्रकार से व्यक्तिवाद की आलोचना की जाती है, क्योंकि परंपरागत उदारवाद व्यक्तिवाद की भांति आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन करता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी उदारवाद की कुछ आलोचना की गई है। उदारवाद के आलोचकों में ब्रिटिश संसद का उदारवादी सदस्य बर्ग का नाम सबसे प्रमुख रूप में लिया जाता है। बर्ग के अनुसार उदारवाद की प्रथम और गंभीर त्रुटि यह है कि उसके द्वारा इतिहास और परंपराओं को उचित महत्व प्रदान नहीं किया गया। परंपराओं के पीछे पीढ़ियों का अनुभव निहित होता है और अतीत से एकदम पूर्ण संबंध तोड़ लेना ना तो संभव है ना ही उचित है। आज का जीवन बहुत कुछ सीमा तक भूतकालीन परिस्थितियों का ही परिणाम है। उदारवाद की आलोचना करते हुए कहा जा सकता है कि दर्शन में मानवीय बुद्धि को अधिक महत्व प्रदान किया गया जो अनुचित है। वास्तव में मानवीय घटना चक्र और निर्धारण बुद्धि के अपेक्षा ईश्वरीय इच्छा और संयोग के द्वारा अधिक भाग लिया गया है। उदारवादी राज्यों का कृत्रिम संस्था समझौते का परिणाम मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। राज्य न तो किसी समझौते का परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ, न ही कोई व्यावसायिक ढंग से साझेदारी है। आदर्शवादी फांसीवादी विचारक भी उदारवाद की आलोचना करते हुए कहते हैं कि उदारवाद में व्यक्ति को जिस प्रकार की पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात कही गई वह मानवीय विवेक को एक प्रकार की पूर्ण अराजकता में परिणत कर देगी और समाज के विकास को सामूहिक जीवन की पूर्णता के लिए व्यक्तियों को स्वतंत्रता को सीमित करना नितांत आवश्यक हो जाता है। उदारवाद का प्रभाव और महत्व। आज उदारवादी दर्शन की आलोचना की जा सकती है, लेकिन ये तथ्य है कि 19वीं सदी में यूरोप और अमेरिका में उदारवादी दर्शन सबसे अधिक प्रभावशाली है और इस दर्शन राष्ट्रों के इतिहासों को महत्वपूर्ण प्रभावित किया है। यूरोप में विभिन्न राज्यों द्वारा अमेरिका के औद्योगिक विकास को अत्यधिक प्रोत्साहित किया गया है। लास्की कहते हैं कि पिछले लगभग 100 वर्षों में अमेरिकी सभ्यता को उदारवादी दर्शन की ही पूर्णता कहना अनुचित न होगा।